हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जो कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को कम्प्लीटली बदल कर रख देगा। ठीक। जब भी हम बात करते हैं कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो हम अब तक जो सीखे हैं, अब तक कूलम्ब्स लॉ का यूज करते आए हैं, बट जब बात आती है कि किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना, तो उस केस में क्या हमेशा आप कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई करेंगे? बिल्कुल नहीं। उसके लिए हम हेल्प लेते हैं एक न्यू कॉन्सेप्ट की, जिसको हम बोलते हैं क्या, गॉस लॉ। ठीक। अब गॉस लॉ क्या है? आज के टॉपिक में हम गॉस लॉ कवर करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कवर करेंगे। आज का जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है, थोड़ा इंट्रोडक्शन गॉस लॉ के बारे में, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देन एरिया वेक्टर। एक्चुअली एरिया वेक्टर पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स से, देन सिमेट्री कॉन्सेप्ट जानेंगे, देन गॉस लॉ, और फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि गॉस लॉ इतना इंपॉर्टेंट है क्यों? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि हमें अगर किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अराउंड हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो हम हमेशा कूलम्ब्स लॉ पे डिपेंड नहीं हो सकते। ठीक ना? अगर डिपेंडेंट होते तो हमें क्या फेस करना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब टाइम लगेगा आपको सॉल्व करने में, टफ इंटीग्रेशंस होंगे, लेंदी सॉल्यूशंस होंगे, और हाई रिस्क होगा एरर का या मिस्टेक्स होने का। ठीक है। हमारा मेन मुद्दा क्या है? हमारा मेन मुद्दा है कि हम जब भी बात करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर में, तो हम बात करते हैं क्या कैलकुलेट करने की? हमारा मेन मुद्दा है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना। ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए, और अभी जो हम सीखने वाले हैं किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना, तो उसके लिए हमारे पास एक सबसे अच्छा टूल होता है जिसको हम बोलते हैं गॉस लॉ। इससे क्या होगा? गॉस लॉ की बात करें तो ये आपके वे फास्ट जो कैलकुलेशन की स्पीड को फास्ट करेगा, कोई इंटीग्रेशन, बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशंस की आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है, और कैलकुलेशन इजी होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट टाइम सेविंग होगा। अगर आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक जेई या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अच्छा, इसके जो रियल लाइफ जो एप्लीकेशंस हैं वही बहुत अमेजिंग है। जैसे कि गॉस लॉ की मदद से इसके ही एप्लीकेशन में बेस्ड होता है, जिसको हम बोलते हैं फैराडे केज। कार के अंदर एक लाइटनिंग प्रोटेक्शन के फॉर्म में कार को बनाया, उसकी जो बनावट होती है ऐसा बनाया जाता है ताकि आप अगर उसमें बैठे हो और लाइटनिंग पड़े तो आप कभी भी उसका इफेक्ट आपको ना हो। जो हम आजकल टच स्क्रीन यूज करते हैं, कैपेसिटर्स यूज करते हैं, जिसको हम देशी भाषा में कंडेंसर बोलते हैं, जो फैन में लगा होता है, सिलेंड्रिकल शेप का, इस शेप का कंडेंसर होता है। ऐसे एक्चुअली कंडेंसर कोई वर्ड नहीं होता, ये कैपेसिटर होता है। हम पढ़ेंगे कैपेसिटर्स के बारे में, कैपेसिटर पढ़ेंगे, कैपेसिटेंस पढ़ेंगे, सारी चीजें जानेंगे आगे। ठीक है। और फिर हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस में ये सारी एप्लीकेशन जहाँ पे गॉस लॉ का इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो अब तक हम ये जान चुके हैं गॉस लॉ हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, और इसके हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के बारे में जान चुके हैं। अब टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जानना, बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पहले है हमें समझना कि एरिया वेक्टर क्या होता है। ठीक है। आगे जब हम बात करेंगे तो आगे एक टर्म आएगा, जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे तो वहाँ एक टर्म आएगा जिसका नाम है एरिया वेक्टर। तो पहले हम एरिया वेक्टर समझ लेते हैं ताकि हमें फ्लक्स समझ में आए, और तब हम बढ़ेंगे गॉस लॉ की तरफ। ठीक है। देखिए, एरिया वेक्टर की अगर हम बात करें तो एरिया वेक्टर जनरली हम अब तक जो पढ़ते आए हैं कि एरिया स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन जब भी हम किसी सरफेस एरिया की बात करते हो, जो इफेक्टिव सरफेस एरिया, मतलब जिस सरफेस एरिया की हमें ज़रूरत है, ठीक है। अब मान लो कि मैंने यहाँ पे एक डिस्क बनाया, ठीक है, ये है मेरा इफेक्टिव सरफेस एरिया जिसकी मैं बातें कर रहा हूँ। ओके। अब मुझे क्या करना है कि इसके अराउंड फ्लक्स निकालना है, या इसमें इससे अराउंड कुछ भी करना है, तो मैं कहूँगा कि इसका इसका इस सरफेस एरिया का ओरिएंटेशन हमें मुझे डिफाइन करना होगा। ठीक है, कि इसके ओरिएंटेशन किस तरफ है, और वहीं पे मुझे हेल्प करता है कौन, एरिया वेक्टर। और वो जो एरिया वेक्टर होता है ये हमेशा जो भी आपका सरफेस होगा उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। ठीक ना? अगर इसका एरिया आपने कंसिडर कर रखा है ए, तो एरिया वेक्टर जो होगा वो वेक्टर ए होगा। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? कहते हैं इट इज द वेक्टर which represents the orientation of
एन एरिया, और ये कौन से एरिया की बात हो रही है, कौन सा एरिया, थ्रू विच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पासिंग। जैसे अगर सपोज करिए कि यही एक डिस्क ऐसे रखी हुई है, ठीक है, और इससे बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रही हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं अगर, तो ये जो एरिया है जिसकी मैं बातें कर रहा था, ये जो जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, ठीक ना, इस एरिया का जो एरिया वेक्टर जो इसकी ओरिएंटेशन बताएगा, ये यही होगा इसका एरिया वेक्टर। क्लियर है? सो एरिया वेक्टर। अच्छा, अब बात करते हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या होती है। तो अगर मैं बात करूं डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर की, तो कहते हैं ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जो भी जिस भी सरफेस की बातें हो रही है, एक्चुअली इसे हम बोलते हैं इफेक्टिव सरफेस। इफेक्टिव सरफेस उसके परपेंडिकुलर होती है। अब यहाँ पे बातें एक और चीज आती है, एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है प्ले में, कि अगर सपोज करिए कि आपके पास जो एरिया है वो ओपन है, ओपन सरफेस एरिया है, लाइक एक डिस्क हो गई या फिर एक प्लेन हो गया, कोई सा भी ऐसा, ठीक है, ऐसा प्लेन हो गया। सो इन दिस केस ऐसी कंडीशंस में ये जो हो गए, ये सारे के सारे जो है आपके ओपन सरफेस, ठीक है, ये सारे जो एग्जांपल मैंने बनाए सारे ओपन सरफेस है, ठीक। अगर बात ओपन सरफेस की हो रही है तो ओपन सरफेस में याद रखिएगा कि एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, लेकिन ये दोनों साइड हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपको किस तरफ चाहिए, आप किस तरफ कंसिडर कर रहे हो, ठीक है, यानी कि आपके लिए इफेक्टिव सरफेस एरिया कौन सा आप कंसिडर कर रहे हो, आगे वाला या पीछे वाला। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा पेन टैब है, ठीक है, ऐसा एक फ्लैट सरफेस मेरे पास है, तो ये एक ओपन सरफेस का एग्जांपल हुआ। अब वो इफेक्टिव सर्विस एरिया मेरा ये भी हो सकता है, मैं ये भी पीछे वाला भी कंसिडर कर सकता हूँ, तो हमेशा क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर ही होगा। अब इधर भी हो सकता है और इस तरफ भी हो सकता है, ठीक है। अगेन सेम जो कि इसमें है यहाँ पे, सॉरी, ठीक है, लेकिन जब बात आती है क्लोज सरफेस एरिया की, मान लीजिए कि एक हमारे पास ऐसे स्क्वायर, ठीक है। अब इस कंडीशन में जब हम बात करेंगे कि ये क्लोज सरफेस एरिया हो गया, या फिर अगर एक स्फीयर का एग्जांपल ले ले तो क्लोज सरफेस एरिया हो गया, हो जाएगा। तो जिस भी सरफेस की बात करें, अगर मैं बात कर रहा हूँ इस साइड वाले सरफेस की, इसकी, ठीक है, तो इसके लिए जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो
इस तरफ होगी, ठीक है, यानी ये होगा। और अगर मैं बात करूं इस सरफेस की, इस वाले की, तो अगेन इसके लिए एरिया वेक्टर इस तरफ। इस सरफेस की अगर मैं बात करूं ऊपर, और अगर बात करते हैं इसकी तो ये होगा नीचे। तो जब भी बात होगी क्लोज सरफेस एरिया की, डिफरेंस क्या है दोनों में, अगर क्लोज सरफेस की बात हो तो डायरेक्शन क्या होता है, देखो ओपन सरफेस में परपेंडिकुलर इन एनी डायरेक्शन, ठीक है, बट क्लोज सरफेस में परपेंडिकुलर बट आउटवर्ड डायरेक्शन। यानी कि जो भी बॉडी है उसके सरफेस के आउटवर्ड हो, कभी भी किसी भी सिचुएशन में ये कंडीशन कभी नहीं हो सकती, ये कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक ना। यहाँ से नीचे की तरफ एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कभी भी पॉसिबल नहीं होती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था, जो हमने समझा कि एरिया वेक्टर क्या है, ये एक वेक्टर है जो रिप्रेजेंट करता है कि जो भी इफेक्टिव सरफेस एरिया की बातें कर रही है, यानी कि वो सरफेस एरिया जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, उनके ओरिएंटेशन को बताता है, ठीक। इसके इसके डायरेक्शंस क्या होते हैं, तो डायरेक्शंस हम बात करते हैं कि अगर ओपन सरफेस की बात हो तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा बट एनी डायरेक्शन, और क्लोज सरफेस में होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस बट ऑलवेज आउटवर्ड। ये कंडीशन ऑलवेज होती है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक ना। परपेंडिकुलर होना इसमें भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, बट क्लोज सरफेस में आउटवर्ड होगा और ओपन सरफेस में एनी साइड होगा। यही कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है जब हम आगे पढ़ेंगे, इसके एप्लीकेशंस करेंगे गॉस थ्योरम के, गॉस लॉ के। ओके, चलिए अगला टॉपिक है हमारा क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, देखिए एक सिंपल लाइन में बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसको डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग और क्रॉसिंग एन एरिया, या फिर गिवन एरिया, और जैसा कि मैंने बताया इफेक्टिव एरिया। किसी भी एरिया से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अब देखो यहाँ पे एक टर्म यूज करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये नंबर ऑफ कहना थोड़ा सा सही नहीं है, इसको आप लिख सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नंबर ऑफ की जगह amount of, because it is practically not possible to count in electric field lines, right? So this, that's why हम number की जगह ना हम बातें करेंगे amount of electric field lines। okay, इसको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं phi equals to E डॉट A, ठीक है। यहाँ पे A क्या है, एरिया वेक्टर, और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या होगा सर, ये होगा ई ए कॉस थीटा, और यहाँ पे हमें मिलता है पहला फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ठीक है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखना कि हियर थीटा जो है ये है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ठीक है। अब हमें एक चीज बहुत ही अच्छे से पता है कि cos थीटा अगर है और थीटा एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का, तो हमारे पास तीन कंडीशंस हो सकती हैं। क्या क्या कंडीशंस हो सकती है उसके बारे में बातें करेंगे, बट उसके पहले एक बार ये एंगल वाला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि ये कैसे होता है। तो मान लीजिए कि आपके पास एक ऐसा सरफेस गिवन है, ठीक है, ओके, और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं,
थोड़ा सा और स्लैंट कर दूं ऐसे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं यहाँ से। चलिए अब मैं अगर बात करूं कि ये जो सरफेस है जो येलो वाला है और रेड वाला जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, रेड जो पार्ट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे देखना है, आपको पता है क्या कि जो एरिया वेक्टर होगा यहाँ पे, इसका एरिया वेक्टर कुछ यहाँ से इस डायरेक्शन में होगा। तो मैं यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हटा देता हूँ, ये एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या है, उसकी डायरेक्शन ये यहाँ से ऐसे ही तो जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया के बीच में एक एंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है और यही एंगल जो होता है वो ये वाला एंगल है, ठीक है। अब इसमें तीन कंडीशंस आ जाते हैं। पहले कंडीशन वही, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एरिया वेक्टर, यानी कि इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं सिंपल लैंग्वेज में, फर्स्ट कंडीशन में इफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू एरिया वेक्टर, तो इस कंडीशन में थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री और आपका जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, ये cos थीटा, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो ये हमारा हो जाएगा ये। वही सेकंड केस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, ठीक ना, तो इस केस में थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और cos 90 की वैल्यू हमें पता है होती है कितनी, 0, तो फाई इक्वल टू ई ए cos 90 डिग्री एंड ये हो जाएगा 0। बस हमें यही चीजें याद रखनी है, उसके बाद से हमारी चीजें हमारा आगे सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो ये बात थी किसकी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में ऐसा और कोई भी चीज जानने वाली नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद से हम बात करते हैं किसकी, थोड़ा सा हम बात करते हैं गॉस लॉ की, कि अब गॉस लॉ होता क्या है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अब गॉस लॉ क्या कहता है, कहते हैं कि टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ a closed surface is 1 by epsilon naught times of the charge enclosed। मतलब total flux linked with the closed surface, जो भी surface दिया है, is 1 by epsilon naught times of charge enclosed। यहाँ जो टर्म यूज किया गया है चार्ज इनक्लोज, का मतलब होता है कि जो सरफेस के अंदर चार्ज इनसाइड है, जो चार्ज सरफेस के अंदर है, इनक्लोज मतलब सरफेस के अंदर घिरा हुआ है, उसके कितने टाइम्स होता है, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। यानी कि अगर मैं सिंपल सी भाषा में इसको लिखूं तो इसे लिखूंगा फ्लक्स इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ क्यू आई एन। यहाँ पे क्यू आई एन जो है ये है इनक्लोज चार्ज, ये क्यू ई एन या क्यू आई एन लिखा होता है, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा अभी हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे फ्लक्स में हमने देखा कि फाई क्या होता है, ये होता है, ठीक है। अब सपोज करो कि हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास ना एक कोई बॉडी है, एक कुछ इस टाइप की कोई बॉडी है, ठीक है, और इस पे कई सारे चार्ज हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि Q4 यहाँ पे है, Q1 यहाँ है, Q2 इधर है, Q5 इधर है एंड Q3 कहीं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक छोटा सा सरफेस कंसिडर कर लिया, ये छोटा सरफेस कंसिडर कर लीजिए। अगर इसका सरफेस एरिया S था तो इस छोटे से सरफेस एरिया का इस सरफेस कितना होगा, इसको मान लेता हूं मैं ds। अब इस सरफेस एरिया का भी क्या होगा, अपना एक एरिया वेक्टर होगा जिसको मैंने मान लिया ds वेक्टर, ठीक है। चलिए और
मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जो थी वो कुछ इस तरफ थी, और ये हो गया आपका थीटा, ठीक है। तो इसी इक्वेशन को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, ई डॉट, अब ई डॉट ए किया था पिछली बार, क्यों? क्योंकि वहां पे एरिया वेक्टर ए था, यहाँ पे एरिया वेक्टर क्या है, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें क्या करना है, पूरे सरफेस से निकालना है ना। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है, हम जब बात कर रहे हैं चार्ज इनक्लोज की, तो हम कौन सा चार्ज कंसिडर करेंगे? हमें इनसे कोई मतलब नहीं है जो कि सरफेस से बाहर है, हमें मतलब है किससे, Q1, Q2 एंड Q5 से, ठीक है। अब क्योंकि आपको जब पूरे सरफेस का फ्लक्स निकालना हो तो आपको इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। और इंटीग्रेशन के लिए हम क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन का साइन ई डॉट डी एस, ठीक, इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्योंकि ये जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम क्लोज सरफेस के लिए कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे एक सिंबल लगाते हैं ऐसे। इंटीग्रेशन पर कहीं भी आपको दिखे कि ऐसे गोल बना हो तो इसका मतलब क्या है, ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन है, यानी कि क्लोज सरफेस के लिए किया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये किसकी वजह से होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनक्लोज चार्जेस, और वो कौन कौन से हैं, Q1, Q2 एंड Q5, ओके। सॉरी, गलत बोल दिया मैंने, यहाँ पे जो ये होगा ये ड्यू टू ऑल चार्जेस होगा, ये जो होगा यहाँ, 1 सेकेंड, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी आउटर एंड इनर सब चार्ज ड्यू टू ऑल चार्जेस, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि Q1, Q2, Q3, Q4 एंड Q5। बट यहाँ पे जो ये Q इनक्लोज लिखा है ना, ये किसकी वजह से होगा, ड्यू टू जो इनक्लोज्ड है Q1, Q2 एंड Q5। ये चीज हमें हमेशा याद रखनी है, ओके। तो ये कुल मिला के है क्या, गॉस लॉ। अब आगे बात करते हैं, गॉस लॉ के बाद से हम बातें करते हैं सिमेट्री के कॉन्सेप्ट के बारे में। सिमेट्री का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखिए, जब बात सिमेट्री की आती है तो उसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि चार्ज जो है वो जो भी हमें सरफेस दिया उसके अंदर है कि नहीं है, ठीक है। अगर है तो उससे निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, 1/एप्सिलॉन टाइम्स होगा। अगर इस कंडीशन की बात करूं तो इस कंडीशन में आप देखो कि यहाँ पे सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है +Q, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपसे फ्लक्स पूछा जाएगा तो वो क्या होगा, 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ Q इनक्लोज, यानी कि सिंपली आप बोल सकते हो Q/एप्सिलॉन, ठीक है। अच्छा, अगर यही क्या हो, अगर इस चार्ज को कहीं इधर उधर शिफ्ट कर दे, यानी कि यही सिमेट्री अगर इस शेप में, देखो सेंटर से हल्का शिफ्ट हो गया है, स्टिल हमें पता है कि इस कंडीशन में भी आपका चार्ज इनक्लोज कौन सा है, ये वाला भी है। तो अगेन आपको जो फ्लक्स होगा वो Q/एप्सिलॉन ही होगा, देयर इज नो चेंज, ठीक है। और अगर यही चीज जो स्फीयर है, ये जो हमने येलो वाला पार्ट पूरा स्फीयर है, अगर इस स्फीयर को आप हेमी स्फीयर कर दो हाफ, तो देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी वो हेमी स्फीयर यानी आधे पार्ट से ही तो बाहर जाएंगी। अगर ये कंडीशन आ गई तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो भी पहले वाला का फ्लक्स था यानी Q/एप्सिलॉन था उसका हो जाएगा हाफ, यानी कि यहाँ फ्लक्स हो जाएगा 1/2 Q/एप्सिलॉन, या फिर कह सकते हो Q/2 एप्सिलॉन, ठीक है। और अगर ऐसी, अब यहाँ पे कोई भी शेप हो, अगर सपोज करो कि यहाँ पे ये हेमीस्फीयर है, यहाँ पे कोन दे दिया आपको, अगेन कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पे अगेन हो जाएगा आपका Q/2 एप्सिलॉन, ठीक। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी है कि आपको कह रहा है कि एक फ्लैट स्क्वायर सरफेस है जिसका साइड A है और उसके सेंटर से a/2 डिस्टेंस पे एक चार्ज Q रखा हुआ, यानी कि अब कंडीशन ऐसी है कि यहाँ पे सरफेस है और यहाँ से यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है। अब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, तो ध्यान देना,
ऐसी सिचुएशन जब भी होती है तो हम चाहते हैं कि हम सिमेट्री फॉर्म करें, यानी इस कुछ ऐसा सिमेट्रिकल शेप क्रिएट करें जिससे ये जो चार्ज क्यू है वो उससे बिल्कुल इनक्लोज हो जाए, यानी कि उससे घिर जाए। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि इसके चारों तरफ, जैसे कि ये एक प्लेन था, उसके चारों तरफ सिमिलर प्लेन यानी कि एक पूरा कंप्लीट स्क्वायर बना देते हैं। तो अब देखो, अब ये चार्ज जो हो जाता है वो कहाँ आ जाता है, सेंटर ऑफ द क्यूब पे। ठीक है, अब ये चार्ज क्या हो गया, इनक्लोज हो गया। अब जब चार्ज इनक्लोज हो गया और हमसे पूछा है कि हमें सिर्फ बताना है फ्लक्स ड्यू टू दिस सरफेस। तो देखो, इस पूरे के पूरे बॉडी की वजह से, जैसे मैंने कहा कि अगर आपका चार्ज इनक्लोज है किसी सरफेस के अंदर, पूरे कंप्लीट सरफेस के अंदर, तो हम कहेंगे कि उसका फ्लक्स कितना होता, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तब होता, ये क्या होता, फ्लक्स ड्यू टू क्यूब। बट हमें क्या निकालना है, हमें तो सिर्फ एक सरफेस का निकालना है, एक फेस का निकालना है सरफेस का। तो देखो, क्यूब में कितने सरफेस होते हैं, छह फेस, इस क्यूब में 6 फेसेस होते हैं। तो ड्यू टू शेडेड फेस की बात करें तो क्या होगा, सबसे होता क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, 6 होते तो क्या हो जाएगा, phi इज इक्वल टू 1/6 टाइम्स ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। या फिर आप कह सकते हो कि phi इज इक्वल टू क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए, ये बात होगी हमारी किसकी, सिमेट्री की। अब हम आगे बातें करेंगे किसके, क्वेश्चंस की। ठीक ना, एक बार मैं फिर से रिकैप कर दूं क्या क्या चीजें हमने पढ़ ली। हमने देखा गॉस लॉ क्यों हमारे लिए नेसेसरी है, क्योंकि हम सारे के सारे जो मैथमेटिकल अगर किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अराउंड हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ही कैलकुलेट करनी है, तो हम कूलम्ब्स लॉ की हेल्प से जाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, टफ इंटीग्रेशन हो जाएंगे, लेंथी सॉल्यूशंस हो जाएंगे और मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। इसके लिए हम यूज़ करते हैं क्या, गॉस लॉ का, जो कि टाइम सेविंग होता है, वे फास्टर होता है, कोई इंटीग्रेशन ज़्यादा टफ नहीं होता। ठीक है, इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या है, इसका फैराडे केज के फॉर्म बनाने में इसके एप्लीकेशंस यूज होते हैं, टच स्क्रीन, कैपेसिटर, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं। एरिया वेक्टर क्या है, तो एरिया वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है, वो किसी भी पर्टिकुलर एरिया का वेक्टर है जो उसकी ओरिएंटेशन को बताता है। इसके डायरेक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर ओपन सरफेस है तो दोनों साइड हो सकते हैं, बट अगर क्लोज सरफेस है तो ऑलवेज परपेंडिकुलर बट आउटवर्ड, ऑलवेज आउटवर्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या फिर बेस्ट तरीका है बोलने का, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग और क्रॉसिंग एन एरिया। किसी भी एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करती है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर मोर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मोर फ्लक्स। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स। जितनी ज्यादा, जैसे मान लो कि एक विंडो है, विंडो से एयर जा रही है, जितनी ज्यादा एयर जाएगी उतनी ज्यादा ठंडी हवा लगेगी। वैसे ही कोई सरफेस एरिया, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी उतना ही स्ट्रॉन्ग फ्लक्स होगा। ओके, चलिए, गॉस लॉ क्या है, तो कहते हैं टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सरफेस इज 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड। तो इसको मैथमेटिकली लिखते हैं phi इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट q इनक्लोज्ड। ठीक है, जैसे कि हमने देखा कि सरफेसेस में 3 चार्ज अंदर है, बाकी के 2 चार्ज जो है वो बाहर है। तो हम जब भी q इनक्लोज की बात करेंगे तो वो चार्ज किसकी वजह से होगा, जो इनक्लोज्ड है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी उस बॉडी के आसपास चार्ज प्रेजेंट है, q1 q2 q3 q4 q5, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा। ठीक है, सिंपल सा हमारा फॉर्मूला मिलता है E ds इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमारी इक्वेशन है। आगे हमने देखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद सिमेट्री देखी। सिमेट्री में अगर चार्ज इनक्लोज है, किसी भी शेप में चार्ज इनक्लोज है, तो वहां पे फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। डजंट मैटर वो किस साइड शिफ्टेड है, अगर अंदर है तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। लेकिन वही अगर उसका शेप हाफ हो गया तो फ्लक्स हाफ हो जाता है, क्योंकि हाफ ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी। और वही अगर कोनिकल शेप कोई भी हो, अगर वो हाफ है तो वहां भी फ्लक्स क्या होगा, हाफ ही होगा। वही अगर एक हमें प्लेन पे दे दिया जाता है कि कोई फ्लैट सरफेस है, यानी क्यूब का एक
प्लेन, एक प्लेन से अगर पास करता है तो कितना होगा फ्लक्स, तो हमें पता है पूरे क्यूब से होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन हमसे सिर्फ एक फेस की बातें की जा रही है, यानी कि 1/6 क्या होगा फ्लक्स होगा, तो क्यू बाई 6 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट होगा। सो ये रही बातें आपके फ्लक्स की, सिमेट्री की और एरिया वेक्टर की एंड गॉस लॉ की। अब हम बात करेंगे किसके क्वेश्चंस के बारे में।